इस मुजफ्फरपुर की जनसभा में मैं चुनावी सभा को संबोधित करके चार बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबको मालूम है मैं कर्नाटक से आता हूँ और 53 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर बन के काम कर रहा हूं। मैं 12 चुनाव लड़ा और 11 चुनाव जीता। एक ही लास्ट टाइम का चुनाव मुझे हारना पड़ा, क्योंकि मुझे हराने में मोदी साहब को बड़ी खुशी होती थी। तो मैं उनको, उनके पार्टी को तो दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमको जो काम करना है, अगर हम एकजुट होके काम करें तो हमें यशस्व निश्चित मिलता है। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि हर समय हम कांग्रेस पार्टी के ओर से जीतते आए और कभी हार नहीं देखी। लेकिन आज मैं राज्यसभा मेंबर हूं और राज्यसभा का अपोजिशन लीडर भी हूं और आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनके आपके सेवा में आया हूं। और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरपुर ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के थे। जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों की ये कर्म भूमि मुजफ्फर को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से मैं नमन करता हूं। यह धरती बहुत ही पुण्य भूमि है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश का संविधान जो बना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके जो अध्यक्ष थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और संविधान लिखने का काम उनको सौंपा गया और अध्यक्ष पद हमारे जो महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसीलिए ये भूमि, ये कर्म भूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने शुरू में ही कहा मैं नमन करता हूं इस भूमि को। साथियों, अब तक 3 चरणों के चुनाव हुए और ये तीनों चरणों में इंडिया गठबंधन, जो हमारी 26-27 पार्टी का एक गठबंधन है, ये गठबंधन के पक्ष में आज रुझान दिख रहा है। और ये जरूर मैं कह सकता हूं चौथे चरण में भी हमें बढ़त मिलेगी और हम आगे रहेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे। ये बात मैं आपको कहता हूं।
बीजेपी अब ये पार्टी नहीं बची, सिर्फ मोदी की पार्टी बची है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं मोदी की पार्टी, मोदी की गारंटी, और मोदी जो कहता है वो होता है। जब ये व्यक्ति मैं कहता हूं तो उसका, उस पार्टी का, उसके विचारों का अंत होता है बहुत ही जल्दी। हम व्यक्तिगत मोदी के खिलाफ नहीं है। मोदी एक व्यक्ति है, वो भी चीफ मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री जी है, ये ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है। जब मेरे जैसा मजदूर का बेटा अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हम तो देखी हुई बात है। इसीलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चाय वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी अपोजिशन लीडर बन सकता है। ये तो खूबी है इस संविधान की, इस डेमोक्रेसी को। लेकिन मोदी जी आज इसी संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। इसी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और कभी ये कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी ऊपर से नीचे आए, तो कभी संविधान का बदलाव होने वाला नहीं है, ये कहते हैं। लेकिन कर क्या रहे हो? जितने भी संविधान के ऑटोनमस बॉडीज है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत चलने वाले जितने भी अंग हैं, उनके अंग को एक एक काट रहे हो और उसका गैर इस्तेमाल आप कर रहे हो। आप लोगों को कुचल रहे हो, दबा रहे हो और उनको इतना डरा रहे हो, शायद ही मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं पूछता हूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ऐसा किया? एक पत्र में मैं पढ़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वो इलेक्शन लड़ रहे थे 57 में, 1957। तब उनके पास पैसे नहीं थे और ये देखकर, जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको एक जीप भेजा इलेक्शन में प्रचार के लिए और 25,000 रुपए भेजे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ने कहा मुझे जीप की जरूरत नहीं, पेट्रोल के लिए जो 25,000 होना है वो 25,000 रख लिए, जीप उन्होंने वापस की। ये है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स। यहां मोदी जी को पूछो, सुबह उठते गालियां, कांग्रेस सब भगवान का नाम कम लेते हैं। श्री राम के मंदिर तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने में मदद की, लेकिन लाखों लोगों का पैसा उसमें है। राम का नाम कम लेते हैं, लेकिन
कांग्रेस का और गांधी परिवार का नाम सुबह उठते शाम तक उन्हीं का नाम लेते हैं। सोनिया गांधी को गालियां देते हैं, इंदिरा जी को गालियां देते हैं, राहुल जी को देते हैं, प्रियंका को देते हैं, कभी कभी मेरे ऊपर भी गालियां बरसाते हैं। लेकिन गालियों से हम नहीं डरते। क्या हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे 1000 गालियां देने दो, हम आपके साथ है, गरीबों के साथ है, संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। ऐसे लोग डराने से डरने वाले नहीं हैं। हम भी गरीबी में से आए, लेकिन मेरे बाप ने ये कहा, क्योंकि माँ तो नहीं थी, बहन तो नहीं थे, कोई भी नहीं थे मेरे घर में, मैं अकेला ही था, बचा हुआ था। जब घर जल गए थे तो मेरे बाप ने बोला कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी डरना नहीं। तो आज तक मैं 53 साल से एमएलए एमपी ये सब रह के किसको डरा नहीं, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया पॉलिटिक्स में कि तुम ये गलत काम किए हो। आज भी मैं शान के साथ कहूंगा, उसूलों पे जो चलता है, आइडियोलॉजी पे जो चलता है, विचारधारा को लेके जो चलता है, वो किसी को भी नहीं डरता। ये किसी को नहीं डरता, क्योंकि वो काम करके आता है, वो अपने नैतिक धैर्य पे आता है। तो आज भाइयों, आपको डरना नहीं। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ये करना चाहिए। और हमारी 5 गारंटी हम जनता के सामने रखे हैं और 25 उसके नीचे गारंटीज दिए हैं। 5 न्याय गारंटी क्या है? एक तो युवाओं को जल्द से जल्द पक्की नौकरी देना, एक नारी शक्ति को सालाना 1 लाख रुपए देना उनके सम्मान के लिए, और एक ये भी है कि हमारे किसान भाइयों को हम कानून के तहत एमएसपी की गारंटी देना। और चौथा ये है कि श्रमिक लोग नरेगा जैसे योजना में और मजदूरी में उनको कम से कम 400 रुपए रोज देना, 400 रुपीज पर नरेगा का योजना। और 5वीं गारंटी ये है, जातीय जनगणना करके जो जो जातियां पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं, जो जिनके घर में ग्रेजुएट नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को उस देख कर उनके लिए क्या करना, वो पॉलिसी बनाने के लिए हम जातीय जनगणना कर रहे हैं। मोदी जी क्या कहते हैं? इन्होंने जातीय जनगणना करके देश को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। और आगे कांग्रेस वाले तुम्हारा घर का एक्सरे करेंगे, तुम्हारे घर में घुसेंगे और घर की छानबीन करेंगे। तुम्हारे घर में अगर 2 एकड़ जमीन तुम्हारे पास है, 1 एकड़ छीन लेंगे। आप सुने या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिहार एक सैद्धांतिक स्टेट है, जब बैकवर्ड क्लास के लिए लड़ा, शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ा, पिछड़े लोगों के लिए लड़ा,
किसानों के लिए लड़ा। मैं आपको पूछता हूं, ये बात उन्होंने कही या नहीं? यहां तक उन्होंने कही, तुम्हारे घर में घुस के सोना भी निकाल लेके दूसरों को देंगे। अहमदाबाद में एक मीटिंग में उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों सुनो, अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमान को देना चाहते। आप पढ़े या नहीं पढ़े? ये उन्होंने ही कहा। कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे को भैंस देगा, तुम्हारे को 1 एकड़ जमीन देगा, मुसलमानों को देगा। अरे ये तो देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सबसे मिलके है। ये तहजीब गंगा जमुना की तहजीब है, या कोई भेदभाव नहीं है। तुम क्यों भेदभाव कर रहे हो? तुम क्यों तोड़ रहे हो लोगों को? मन में उनके क्यों आप विष भर रहे हो? आप जरा सोचिए, ये वोटों के लिए अगर देश को तोड़ना चाहते हैं तो आप होशियार रहना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी ये विष के जैसा है। आपके पास क्या बोलते हैं विष को? पॉइजन, हाँ, जहर। ये जहर के जैसा है आरएसएस। अगर तुम गलती से बोलेंगे ये जहर है क्या नहीं, एक बार जरा चाट के देखता हूं, अगर आप बोले तो क्या होगा? चाटे तो भी आदमी मरता है। जहर को अगर तुमने चाट भी लिया तो वैसा फिर एक बार तुम बोलेंगे बीजेपी को और एक बार देंगे, मोदी जी को और एक बार देंगे, तो इस बार संविधान मरेगी, लोकतंत्र मरेगा, रिजर्वेशन चले जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। ये है असल मुद्दा, इसको बचाना है। अगर इसको आप बचाना नहीं चाहते, आपकी मर्जी। आप फिर गुलाम बन के रहना चाहते, आपकी मर्जी। आप मनु की व्यवस्था को फिर से इस देश में लाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। हम चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के सबको जो बराबरी का हक दिया है, उस हक को हिफाजत करने के लिए आप हो, ये मेरा कहना है। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर लेते तो कौन आपका हिफाजत करेगा? अपने हकूक के लिए आप नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे तरफ से कौन लड़ेगा? क्या आजादी के पहले तुम्हारी स्थिति यही थी? आज वोटिंग की पावर आई संविधान के वजह से, आपको वोटिंग का अधिकार मिला लोकतंत्र के वजह से। क्या आप ये घुमाना चाहते हैं? आज लोग घर घर तुम्हारे आते हैं, महिलाओं के घर आते हैं, पुरुषों के घर आते हैं, बूढ़ों के घर आते हैं, 18 साल के ऊपर के बच्चों के भी बुला के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट का है। उस हथियार के लिए वो डरते हैं। अगर आप डर गए तो फिर मर गए, कभी उठने वाले नहीं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर, ये गठबंधन की सरकार जरूर आएगी और गठबंधन के लिए, उनके लिए सब एक होकर मिलकर वोट देना चाहिए। हमारे पार्टी के ओर से, उनका नाम अजय निषाद। ये निषाद बोले तो हमारे पास फिशरमैन होते हैं, है नहीं? हाँ, हमारे कर्नाटक में फिशरमैन भी होते हैं। यहाँ पर अपना नाव भी चलाते हैं, संकट से आपको पार भी करते हैं, इस नदी से उस नदी पार कराते हैं। यही बहादुर लोग हैं, इनको आप अपना वोट देकर जिताओ। जिताएंगे नहीं? जिताएंगे। यही इसी के लिए मैं
इनके तरफ से वोट मांगने के लिए आपके पास आ, दूसरे भी आएंगे लेकिन वो तुमको खत्म करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। और हम कभी आपसे झूठ नहीं बोले। नरेगा बोले दिए, फूड सिक्योरिटी बोले दिए, आरटीए बोले दिए, आरटीई बोले दिए, रूरल हेल्थ मिशन कहे हमने दिया। सोनिया गांधी ने जो जो वायदा नहीं, जो उनको गरीबों के बारे में करने के लिए महसूस होता था वो करके उन्होंने सोनिया गांधी ने दिया। मोदी जी जो बोले वो भी नहीं दिए। पहले इलेक्शन में बोले भाई और बहनों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, विदेश में कांग्रेस वाले जो काला धन रखे हैं और जो बड़े बड़े अमीर लोग पैसा रखे हैं, मैं लेके आऊंगा। ये बोले या नहीं बोले? मैं लेके आऊंगा। लेके आके हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहे या नहीं कहे? क्यों आवाज कम है बहुत? तुमको मिल गया शायद पैसे? नहीं, मोदी ने तुमको चोरी से दिया इसलिए आपकी आवाज कम है। नहीं दिया। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे नौजवान साथियों, मेरे साथ आओ, आपको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? मोदी साहब को पूछो। और उनके तरफ से जो वोट मांगने को आते हैं उनको पूछो, भाई साहब 15 लाख पहला गिनो, 20 करोड़ नौकरियां गिनो, उसके बाद अंदर पैर रखो हमारे देहात में, हमारे गांव में पैर रखना है। ये सब वायदे जो पहले थे वो दो। नहीं, उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन के बीच में और प्रधानमंत्री होते हुए भी, क्या कहा? किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा। कहे या नहीं कहे? किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई? नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बोला, मैं सब लोगों को हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले को भी मैं फ्री में और कम दाम में मैं भेजूंगा बोले। अब हवाई चप्पल पहनने वाले के पास सिर्फ हवाई चप्पल रह गई है, वो किसी हवा जहाज में फिरने की उसकी कुवत उन्होंने नहीं रखी। ये भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कईयों उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये सब झूठ हो गए या नहीं? तो मोदी जी सच बोलते हैं, उनको आप झूठ बोल रहे हैं। अरे एक प्रधानमंत्री है भाई इस देश का, विश्वगुरु। विश्वगुरु कभी झूठ बोलता है? विश्वगुरु झूठ बोलता है? तो यहां झूठ बोला तो इसको क्या कहना चाहिए? जो झूठ बार बार बोलता है उनको बोलना चाहिए हम झूठों का सरदार। यह झूठों का सरदार है और सबको बोलते रहता कुछ ना कुछ। और यहां तक भी बोला परसों, क्या बोले? देखो कांग्रेस वाले आजकल चुप है, अदानी अंबानी के पास पैसे ले रहे हैं, ट्रक भर भर के, ऑटो भर भर के, बस भर भर के, कार भर भर के पैसे कांग्रेस के पास जा रहे हैं। मैं पूछता हूं साहब,
मोदी जी, इस देश के आप प्रधानमंत्री है क्या है? आप तो चौकीदार बोले ना, चौकीदार। ये ट्रक में आने से पैसे क्यों नहीं रोका? अंबानी अदानी के घर से निकले हुए पैसे के ऊपर ईडी केस क्यों नहीं की? इनकम टैक्स केस क्यों नहीं किया? क्योंकि आप झूठ बोलते हो और जो कुछ मिलता है तुम ही लेने की आदत है। इलेक्शन में तो फंड तुम ही ज्यादा लिए, किसी को देने नहीं दिए, सबको डरा के रखे। और कोई कांग्रेस को चंदा देता है, आरजेडी को चंदा देता है, टीएमसी को देता है, डीएमके को देता है, तो सबको डरा के रखे। उन्होंने बोले अगर तुम चंदा दिए तुमको ईडी केस करूंगा, हर एक को डराया। और आज वो खुद ही कबूल कर रहे हैं, वो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि अदानी अंदानी के पास काले धन से बाहर निकल के सबको मदद कर रहे हैं। एक जमाने में तो आप बोलते थे हमें गर्व है, अदानी जैसे एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है वो काम कर रहा है देश की संपत्ति बढ़ाने के लिए। बोलने वाला व्यक्ति उसके काले धन बाहर जा रहे ये भी बोल रहा है। तो कितने झूठ बातें उन्होंने अपने इसमें किया है उसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप हर चीज का उनको सवाल पूछेंगे एक भी जवाब वो नहीं देंगे। मैं खुद पार्लियामेंट में कई और सवाल पूछता हूं, राष्ट्रपति अभिभाषण पे मैं उनको पूछता हूं, एक उत्तर नहीं देते हैं। सब एमपीज को बाहर डालते हैं और खाली बेंच को मोदी साहब भाषण देते हैं, यही उनका अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। मैं इतना ही कहूंगा कि ये आने वाला चुनाव सबके लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, या किसी एक कास्ट के लिए नहीं, या किसी एक धर्म के लिए नहीं, ये सबके लिए संकट की घड़ी है। इसमें हम सब लोग एक होकर रहना और अलायंस पार्टी को मजबूत करके बीजेपी और मोदी के सरकार को रोकना, और उनको रोकने की शक्ति जनता के पास है, अलायंस पार्टनर के पास है। हम रोक के रहेंगे, तुम भी हमारा साथ देते रहेंगे। तो इसलिए भाइयों, मैं आपका और भी ज्यादा वक्त नहीं लेता। हमने सिर्फ हर चीज जो बोलते हैं वो करते हैं, और झूठ कभी कांग्रेस पार्टी नहीं बोली, बोलेगी भी नहीं, वोटों के लिए नहीं बोलेगी, लेकिन काम जरूर करेंगे। हम कर्नाटक में जीत के आए, 5 गारंटी बोले, 5 गारंटी हमने दिया। आंध्रा में हम 6 गारंटी बोले, 6 में 5 गारंटी हमने दिया। हिमाचल में हम 5 गारंटी बोले, 5 गारंटी हमने दिया। जहां भी हमने बोला वो हमने निभाया। लेकिन यहां निभाने की बात नहीं, एक दूसरे को कुचलने की बात ही मोदी साहब करते हैं, उनकी पार्टी करती है। और आरएसएस वाले तो ऐसे हैं कि उनका काम ही है कमजोर तबकों को और कमजोर करना, पिछड़े हुए लोगों को और पीछे रखना, दलित आदिवासियों को और नीचे रखना, ये उनका काम है। लेकिन आपको सोचना जरूरी है, क्या आप पीछे रहने वाले हैं, क्या संविधान के साथ चलने वाले हैं, क्या डेमोक्रेसी के साथ चलने वाले, ये निर्णय आपको लेना होगा।
इसीलिए आपसे विनती करता हूं, आप जरूर ये निर्णय गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। ये बात मैं आपको कहकर रिक्वेस्ट करके मेरे बात को समाप्त करता हूं। मैं आखिरी 2 स्लोगन लगाता हूं। मैं कहूंगा मोदी हटाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, जय हिंद तो जोर से बोलो। जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। आप पंजे पे बटन दबाकर हमारे निशान अजय को चुन के लाओ। आपको धन्यवाद, सबको नमस्कार। अब अजय, आप जरा मजबूती से रहना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि इधर उधर देखे खतरा रहता है।